साथ बंगलुरु से तृप्ता अहलुवालिया जुड़ रही हैं। तृप्ता जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार। I have 500 shares of Greaves Cotton bought at 200 rupees. Can you give me advice what to do? Hold it or average? Are you a long-term investor? Yeah, mid to long term. Mid to long term. Okay. हाँ जी। सरवन जी, ग्रीव्स कॉटन 200 पे लिया था मैम ने और अभी 129 है। हालांकि मिड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, काफी नुकसान में आए हुए हैं, तो यहाँ से नई तो इनको कोई राय नहीं रहेगी। इन द सेंस मेरे हिसाब से जो पुरानी पोजीशन उसको होल्ड रखें, और जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि बाजार का एक डिसेंट रिवर्सल हमको दिख जाए कहीं, तो फिर हम सोचें कि कोई अच्छे स्टॉक्स में अगर दोबारा जैसे ये पूछ रही है एवरेज करना है, तो एवरेज करने की तो राय यहाँ नहीं है। जो पोजीशन है उसको होल्ड रखें। जो पोजीशन है उसको होल्ड रखें, एवरेज ना करें। लेकिन अगर नई पोजीशन ले मान लीजिए और उस पे स्टॉप लॉस और टारगेट रखें तो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से देखेंगे तो मे बी इन एरियाज 125 के आसपास सपोर्ट्स रहे हैं। तो प्योरली अगर किसी को ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म देखना है तो 125 के आसपास सपोर्ट्स हैं। उन सपोर्ट्स के नीचे अगर आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली आपकी कॉल है, आप कर सकते हो। बट उतना ट्रेडिंग वाला स्टॉक ये है नहीं, इसमें उतने वॉल्यूम होते नहीं है जिसको आप ट्रेड कर पाओ, मेरा ऐसा मानना है। ओके, तो इसको होल्ड करिएगा चित्रा मैम। और इसमें अगर चूंकि लिक्विडिटी कम है इसलिए ट्रेडिंग हो नहीं पाएगा। ट्रेडिंग होती तो 125 का स्टॉप लॉस होगा इसके लिए, जो आप नई पोजीशन अगर लेंगी तो। चलिए अगला सवाल लेते हैं। विकास यादव का लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा के 60 शेयर्स हैं एट द रेट 166.80 के रेट से। क्या कर रहा, मन कर रहा है क्या बेचने का? नहीं सर, बेचने का नहीं मन कर रहा सर, लॉन्ग टर्म के लिए सर पूछना था सर, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा ये? सर बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है क्या? जी बिल्कुल। देखिए, लास्ट हफ्ते में तो हमने शायद बैंकों पे बहुत चर्चा की, सारे पीएसयू बैंक्स पे, और सब पे मैंने एक ही राय दी कि एक बढ़िया मूव के बाद, एक मीडियम टर्म मूव के बाद उसको पचाने की कोशिश कर रहे थे। और अब और तब लग भी रहा था कि भाई खड़े रहना चाहिए, और ये मूव जब एक बार फिनिश हो जाएगा तो अपसाइड की तरफ ही ब्रेकआउट आएगा। तो मोस्टली उसी तरह का रुझान अभी तक दिख रहा है। ब्रेकआउट्स नहीं हुए हैं ऊपर के हाइट से, बट अभी भी लग रहा है कि भाई ट्रैक्शन मीडियम टर्म पॉजिटिव है, करेक्शंस ओवर हो चुके हैं, और नेक्स्ट जो लेग आएगा वो ऊपर का ही आएगा। तो वो ऑटोमेटिकली वो लेग दिख रहा है कि स्टार्ट तो हो गया है, खाली ब्रेकआउट होना बाकी है। तो मेरे हिसाब से बने रहे ट्रेड में। मेरे ख्याल में बैंक ऑफ बड़ौदा बेस्ट परफॉर्मर है पीएसयू बैंक में। जी बिल्कुल, काफी अच्छे परफॉर्मिंग लिस्ट में से है। टॉप 5 में तो डेफिनेटली है। नंबर 1 नहीं बोल पाऊंगा, मेरे पास वो डेटा नहीं है, बट टॉप 5 में तो डेफिनेटली है। हाँ, एक साल का चार्ट दिखाइए, इसमें तो 60-70% की ग्रोथ इसमें हुई है बैंक ऑफ बड़ौदा में। सुपर परफॉर्मेंस इसने करके दिखाया है। तो ये आप होल्ड करके रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी हैं तो। अरे एक क्विक क्वेश्चन इसमें से ट्विटर से लेते हैं। विवेक प्रजापति का है। इन्होंने ल्यूमैक्स ऑटो के शेयर्स लिए हैं 266 के भाव पर। ल्यूमैक्स ऑटो दिखाइए जरा क्या प्राइस है। नहीं, ऑटोटेक दिखाइए जरा, ये तो प्राइस बहुत नीचे का इनका। ल्यूमैक्स, हालांकि इन्होंने लिखा ल्यूमैक्स ऑटो ही है। हाँ, ये वाला होगा ल्यूमैक्स ऑटोटेक। 266 पे लिया, 265 चल रहा है जी। इसका नाम ल्यूमैक्स ऑटोटेक हो गया है जी। क्या करना चाहिए इनको? नीरज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। क्या करना है इसमें ल्यूमैक्स ऑटोटेक में? जी, आई थिंक इस ट्रेड में इनको बने रहना चाहिए। ओवरऑल सेटअप्स यहाँ पे ठीक लग रहे हैं मुझे। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म सेटअप्स को सपोर्ट ले लेके चलता जा रहा है। हाई टॉप हाई बॉटम का सीक्वेंस बना हुआ है। फाइनल एक और नया ब्रेकआउट होना बाकी है, बट जो पिछला करेक्शन है वो ओवरऑल मीडियम टर्म जो करेक्शन था वो कंप्लीट लग रहा है। 300 से लेके तकरीबन 200 तक के स्टॉक गया 310 से। तो आई थिंक ऑलमोस्ट एक 35%, 35-40%, 35% करेक्शन यहाँ हो गया है। मल्टी क्वार्टर करेक्शन है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें इनको बने रहना चाहिए। उस पे आपको बने रहना चाहिए। चलिए अगला सवाल है एलडी गर्ग साहब का मुरैना से। गर्ग जी बताइए क्या सवाल है। सर जी, मेरे पास सेल के 1000 शेयर हैं 121 रुपए के भाव के, और 1.5 साल हो गया, क्या करना चाहिए? दूसरे मेरे पास हिंद कॉपर भी है, वो 131 रुपए के भाव का 1.5 साल हो गई, वो भी जो है ना, क्या करना चाहिए? दोनों का बता दीजिए सर। जी, सेल दिखाइए पहले। एक सर्वेन 121 पे ले रखा है जी। तो आई थिंक काफी पुरानी होल्डिंग रहेगी इनकी, अगर इस भाव से साल भर से लिए हुए 2-3 साल तो हो गए मेरे ख्याल से वो रेट्स मुझे देखे हुए।
यहाँ पे मुझे मेटल्स में ओवरऑल अब ये लग रहा है कि यहाँ पे भी एक मल्टी क्वार्टर सेल, स्पेशली सेल के केस में बोल रहा हूँ कि एक मल्टी क्वार्टर करेक्शन कंप्लीट लग रहा है मुझे। और पीछे जो हमने लोज रखे हैं वो मुझे लगता है 75-80 के आसपास वो इंपॉर्टेंट लोज थे। तो एज लॉन्ग एज 74-75 ये होल्ड रखता है, मुझे इसमें लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म पिक्चर उतनी क्लियर नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि 75-80 के अच्छे सपोर्ट्स और स्टॉक परफॉर्म करना चाहिए, तो बने रहे। और एक और शेयर इनके पास हिंदुस्तान कॉपर, गर्ग साहब ये किस भाव पे लिया था? हाँ जी, 131 रुपए के भाव के हैं। 131 पे हिंदुस्तान कॉपर। देखिए चार्ट तो मोरलेस इसका सेल से मिलता जुलता ही है, तो राय यहाँ पे भी सेम ही रहेगी। यहाँ पे जो लेवल्स वो बने, इंपॉर्टेंट लेवल्स जो दिख रहे हैं वो तकरीबन 85-90 के आसपास हैं। तो सिमिलर राय यहाँ रहेगी कि लॉन्ग टर्म अच्छा लग रहा है, होल्ड रखें। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अभी क्लैरिटी आना बाकी है, बट लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स पकड़ के रखें तो मैं कहूंगा कि बने रहे ट्रेड में। तो दोनों में बने रहिए भाई गर्ग जी आप। अगला सवाल लेते हैं अजय कुमार का, प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी क्या सवाल है आपका? सर नमस्कार सर। जी नमस्कार सर मेरा सर फिनोलेक्स इंडस्ट्री में सर सवाल था। मेरे पास 500 शेयर है 175 के रेट में। ओके। मैं सर और इसको 6 महीना होल्ड करना चाहता हूँ। 6 महीना और होल्ड करना चाहते हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का। हाँ सर। सरवेन जी अभी तो बिल्कुल ब्रेक इवन पे हैं ये। जी बिल्कुल ब्रेक इवन पे हैं अब ट्रेड में, क्योंकि हैं, मैं हमेशा बोलता हूं क्योंकि एक बार कॉस्ट ट्रेड की ले चुके हैं और टाइम दे चुके हैं, तो हमेशा थोड़ा ट्रेड को समय पे दे देना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। इसके लिए अच्छी जो सिल्वर लाइनिंग्स हैं वो यहाँ मैं बता दूं। आई थिंक स्टॉक ने 160 का दायरा बहुत अच्छे से होल्ड किया है लास्ट 3-4 महीनों में, अच्छे पैटर्न्स भी बना रहा है और अपने लॉन्ग टर्म एवरेज को भी सपोर्ट लेके जा रहा है, और वहाँ उन एरियाज में सपोर्ट आ भी रहा है। तो आई थिंक इनके लिए यही राय रहेगी कि भाई ट्रेड में है तो बने रहे। 160-165 के लेवल्स के आसपास अच्छे सपोर्ट्स हैं, तो स्टॉप लॉस इनका जरूर इसमें रहना चाहिए। 160 के नीचे 159.40 का स्टॉप लॉस लगा के रखें और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे। इमीडिएटली जो मैं इनको टारगेट दे सकता हूँ, मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1 से 3 महीने में इनको कहीं ऊपर में जो पिछला हमने एक जो हाई रखा था 190 के आसपास, वो रिटेस्ट हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ट्रेड में बने रहे। ओके परफेक्ट। अच्छा एक सवाल हेमंत कुमार अरोड़ा जी ने भेजा है जी एंटरटेनमेंट के ऊपर। 1000 शेयर इन्होंने 203 रुपए पे ले रखे हैं, शॉर्ट टर्म का टारगेट बताइए। सर यहाँ पे भी मैं जब तक इवेंट्स चल रहे हैं, शायद इसमें भी अभी तक मैं पास करना चाहूंगा। जहाँ पे भी इवेंट्स और कॉर्पोरेट एक्शन रहता है, कोशिश करता हूँ कि थोड़ा उसको ट्रेड ना करूँ, या मतलब उसमें राय ना दूँ। ट्रेड तो मैं ये करता नहीं। हाँ जो कि इसमें खबरें बहुत हैं। तो अच्छा चलिए एक और ले लीजिए फिर, दिलप्रीत कौर जी का सवाल। IDFC फर्स्ट और PNB 1500 शेयर हैं PNB के, 1700 शेयर हैं IDFC के। पहले IDFC बताइए, 55 रुपए में इन्होंने ले रखा है, वेट कर सकते हैं 3 साल, समय में की पाबंदी नहीं है दिलप्रीत के पास। नहीं बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने बोला PSU बैंकिंग इंडेक्स पे एज ओवरऑल, जैसे मैंने बोला कि PSU स्पेस में जैसे चार्ट बन रहे हैं कि रैलीज अच्छी हुई, उसके बाद उसके करेक्शन हो रहे हैं, मीडियम टर्म पचा रहे हैं उसको हम 1-2-3 महीनों से। यहाँ पे भी मोटा मोटी सेम चार्ट है। एक बढ़िया रैली हमने देखी इसमें 30 रुपए से लेकर 60 रुपए तक जाती हुई, उसको फिर अब टाइम वाइज हम लास्ट 2-3 महीनों से उसको पका रहे हैं और वो पक्के तैयार है पैटर्न। और मुझे लग रहा है कि अब आइडली मैं तो साइड लेना चाहूंगा, तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि इन सारे सेटअप्स में छोटे बैंकों में जिनमें ये सेटअप्स हैं, इनमें ब्रेकआउट मोस्टली ऊपर के ही आने चाहिए, ज्यादा चांसेस उसी के हैं। तो मैं इनको बोलूंगा ट्रेड में बने रहे और 50-52 के एरियाज पे ध्यान रखें, उसके नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक ओवरऑल स्टांस यहाँ पे बुलिश है। और IDFC तो उससे ऊपर है थोड़ा सा। जी बने रहे, दोनों में बने रहे। ओके दोनों में बने रहिए। अगला सवाल है परमजीत सिंह का देहरादून से। परमजीत जी बताइए क्या सवाल है। सर मेरे पास 100 शेयर हैं उसके स्पाइस जेट के, 2021 की परचेज है जी। 100 से लिए 94 के भाव पर। हाँ जी 94-93 के हिसाब से जी। अभी तो 36 रुपए आ गया है। हाँ जी हाँ जी। तो बेचा क्यों नहीं अब तक आपने? ये हमें ये था जी कि इसका मार्केट चल ही नहीं रहा जी। नहीं जब लिया था 94 पर लिए थे। कितने साल के हिसाब से लिए थे? 2-3 साल के हिसाब से लिए थे। 21 की परचेज है ना जी हमारी। अरे जब 21 की परचेज है 3 साल के लिए, 23 तो आ गया, तो भाई बेचा क्यों नहीं इसको आपने? तो इसका हमारे प्राइस का नहीं पता चला जी, बड़ी नहीं है इसकी।
अरे उसी में चल भैया रही है, देखा 94, करो आप 93। लोग, मतलब अमीर आदमी है आप लोग, क्या गिरता जा रहा है और आप देख भी नहीं करो प्राइस, पता ही नहीं चला। रोज तो दिखता है प्राइस। सरबिंद बताइए भाई क्या करें इनका। 94 वाला माल 36 में है, 3 गुना बढ़ाइए इसको आप। अरे सर मैं जी जी नहीं, देखिए वही मैं बोल रहा हूँ, जितना तो इनका जो सीएमपी है वो इनके इनके रेट से ऑलमोस्ट 1/3 है। मतलब इनका मार्क टू मार्केट 2 टाइम्स ऑफ द करंट मार्केट प्राइस है। तो बड़ा मुश्किल सिचुएशन है, फंसे हैं। ऐसी चीजों में बड़ा मुश्किल होता है। जैसे मैंने हमेशा बोला, ये वाला ये क्वेरी वैसी है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। बेचने नहीं बोलूं तो भी प्रॉब्लम, बेचने नहीं बोलूं तो भी प्रॉब्लम। तो मेरा थॉट ये है कि अ, भाई इसका कॉल तो इनको ही लेना पड़ेगा। ये बड़ा आज का अभी तक का लास्ट 6 महीने का सबसे डिफिकल्ट सवाल ये है। इसको मैं पास करना चाहूंगा, जवाब नहीं है मेरे पास इसका। इतना गिरने के बाद देखिए क्या है राजपूत जी, परमजीत सिंह जी, अगर ये स्टॉक इतना गिर रहा था जब आपने लिया था, भले ही आपने 2-3 साल के नज़रिए से लिया था, तो आपको कहीं तो सोचना चाहिए था कि ये गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। आपने बेचा भी नहीं। अब यहाँ से इसको चलने के लिए सोचिए कितना मेहनत करनी पड़ेगी। पहले तो ये दुगना हो तो ये 72 रुपये पहुँचेगा, फिर वहाँ से और लगभग 1 गुना और चले तब आपके भाव के ऊपर जाएगा, तो आपको प्रॉफिट होगा। और 2 साल में जो आपने कॉस्ट ऑफ मनी लूज़ की है सो अलग। इसीलिए कहते हैं कि स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड किया करिए या कुछ भी रखिए। मतलब बताइए क्या बताएं, सिंपैथीज है मेरी आपके लिए, और क्या कर सकते हैं। MM वर्मा है मथुरा से हमारे साथ। वर्मा जी नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है। नमस्ते सर। नमस्ते जी सर, आपको और श्रीवास्तव साहब दोनों को मेरी तरफ से नमस्ते। जी नमस्ते। बहुत बहुत सर मेरे पास ट्राइडेंट के शेयर है 53 रुपए के भाव से 150। ओके सरवन जी बताइए, ट्राइडेंट 53 रुपये में खरीदा था जी, 30 रुपए का है। सिमिलर केस है यहाँ पे भी। हाँ ऑलमोस्ट सिमिलर केस है सर, ऑलमोस्ट सिमिलर केस है। देखिए ये सारे जो स्टॉक्स हैं इनमें आप पहले सबको ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई दिन के अब आप देखें तो यहाँ पे शेयर कितने ट्रेड होते हैं और इरेटिक वॉल्यूम्स रहते हैं। इतने छोटी प्राइस का शेयर भी आई थिंक कुछ चंद लाखों में ट्रेड होता है, तो बहुत ज्यादा इसमें फिर गुंजाइश नहीं रहती कि इसमें कुछ किया जाए और कुछ लिया जाए। सो मेरा तो थॉट यहाँ रहेगा कि फिलहाल तो इस ट्रेड में जो है इसमें बने रहें, बट उछालों में यहाँ जब कॉस्ट आती है तो निकलने की कोशिश करें। मुझे कोई बहुत ज्यादा इसमें मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ तो नहीं दिख रही है, बट ये है कि भी क्योंकि ट्रेड में है और उतना यहाँ से उतना बुरा नहीं लग रहा है कि मैं इनको बोलूँ बेचे, बट उछालों में यहाँ से निकलने की कोशिश करें भाव के आसपास, या मे भी थोड़ा नुकसान बुक करके भी अगर निकलना चाहें तो वहां से मेरे हिसाब से निकलना चाहिए। आप भी निकलिए सर उछाल में। देखिए 30 रुपये वाला माल 55 रुपये पहले पहुंचेगा, फिर उसके ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए सर। अच्छा एक सवाल है, सवाल क्या मतलब, एक व्यू लिखा है एक ट्विटर हैंडल पे द एस्ट्रोलॉजर ने जी, इन्होंने लिखा है कि ऑयल इंडिया इज मच बेटर देन ONGC, अ वेरी बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न इज बीइंग फॉर्म्ड इन द लॉन्ग टर्म चार्ट ऑफ ऑयल इंडिया। आप बताइए इसमें, देखिए जरा ऑयल इंडिया चार्ट देखिए क्या बन रहा है। जी 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 नहीं देखिए क्लासिकल पैटर्न वाले कोई सज्जन है जिन्होंने किया है, चाय पीनी चाह रहे हैं कप और हैंडल में, बिल्कुल एक क्लासिकल पैटर्न होता है। मैं उसको इतना कॉपी बुक नहीं बन रहा है मेरे हिसाब से, बट मैंने जैसे बोला कि अभी ये सज्जन को जो दिख रहा होगा वो अपने अपनी ये इसमें क्या ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, उनको कुछ दिख रहा है। बट मेरे हिसाब से भी देखिए शेयर तो बुरा नहीं है, शेयर बुरा नहीं है, अभी तो फिलहाल चल गया है तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड नहीं है। बट ऑयल इंडिया मेरे हिसाब से भी शेयर बुरा नहीं है, और अगर किसी को इस समय जो करंट स्थिति है जहां आपको थोड़ा रिस्क मैनेज करके चलना है, आपको लो बीटा लेके चलना है अपने पोर्टफोलियो में, तो वो लो बीटा स्टॉक है जो आपको बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं कराएगा और साल का 6-7% डिविडेंड भी देता रहेगा। ओके अच्छा एक बैंक ऑफ बड़ौदा में एक और दोबारा सवाल आया है, लेकिन ये बहुत शॉर्ट टर्म वाला है। इन्होंने क्या किया है, मार्च एक्सपायरी का पुट कॉल लिया है, पुट लिया है 165 और ₹1.45 वाला। जी क्या कर बाय करें इसको? नहीं, पुट की तो मैं राय नहीं दूंगा सर। PSU बैंकिंग स्पेस में जैसे हमने लास्ट वीक भी पूरी चर्चा की, लोगों को बोलेंगे कि खाली अपनी जिस दिन क्वेरी रहती है सर, सबको ये भी आप दर्शकों को बोलिए जब खाली आपकी क्वेरी रहती है उसी दिन आपको शो देखना है, ऐसा नहीं है। अगर आप शो फॉलो करना चाहते हैं, किसी भी एनालिस्ट को फॉलो करना चाहते हैं, चाहे मैं हूं या कोई और हो या आज कोई और एंकर हो, आप हो कोई और एंकर हो, उसको आप फिर रिलीजियसली फॉलो करिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 15-15 दिन के गैप पे आके सोचेंगे कि आपको व्यू मिल जाएगा या आपको कोई सीख मिल जाएगी। तो आपको रेगुलरली फॉलो करना है। अगर आप ये शो रेगुलरली देख रहे होते तो ये सवाल आता ही नहीं ना, आप ये पुट लेते। PSU बैंकिंग में रुझान पॉजिटिव है, हमने कहा मीडियम टर्म करेक्शन पूरे हो रहे हैं और ब्रेकआउट ऊपर ही आएगा, तो मेरे हिसाब से पुट में से निकल जाना चाहिए।
कॉल लें इसका क्या? पुट नहीं तो कॉल, कुछ तो लेना है मेरे को बैंक ऑफ बड़ौदा में। नीरज जी, पीसीआर से अभी भी रिक्वेस्ट है, आपके पहले सेंटेंस मुझे नहीं सुनाई पड़ते हैं। पहला दो अरे सेंटेंस डॉक्टर साहब खोल के रखिए ना दोनों फेडर, क्यों बंद करते हैं आप? मैं कह रहा हूं कि पुट नहीं लेना तो कॉल ले लें क्या? नहीं सर, बिल्कुल आई थिंक ये ब्रेकआउट अगर 55 हो जाए 177 के ऊपर तो मोमेंटम आ जाएगा, तो उस समय कॉल भी ले सकते हैं। अभी तो फिलहाल चल गया, देखिए 150 वाला ऑलरेडी 175 हो गया। अब यहाँ से आप कॉल लेंगे तो मेजोरिटी ऑफ द जूस तो अभी इस पर्टिकुलर मूव का निकल चुका है। तो अगर और लेग्स इसमें ऐड होने हैं तो 177 के ऊपर ब्रेकआउट जरूरी है। अगर वो आता है तो मे बी कॉल साइड से पार्टिसिपेट कर लें, बट अगर वो करते हैं तो स्टॉप लॉस भी जरूर मेंटेन करें कैपिटल पे। ऐसा नहीं है कि आप पूरी कैपिटल खाली आपने ऑप्शन बाय कर लिया तो उसको जीरो करना है, नहीं, आपको उस पर एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 20% 25% ऑफ द प्रीमियम वैल्यू, या जो भी जिससे भी वो कंफर्टेबल है उतना स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा इनको। अच्छा, अगला एक सवाल लेते हैं फटाफट। साई सत्यनारायण जी हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यनारायण जी बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरा तो ये आरती इंडस्ट्रीज का शेयर है सर, 50 का। अच्छा, अभी ये 699 में है सर एवरेज प्राइस। ओके, अभी ये तो 554.60 में है अभी। ओके, सरवन जी आरती इंडस्ट्रीज जी राय बताइए, इनका भी नुकसान हो रहा है अभी करीब 145 रुपए का। देखिए काफी इसकी पिटाई हो गई है, और ये तो नसीब वाले हैं कि थोड़ा इस डिक्लाइन में लेट चढ़े हैं। तो जो इनिशियली पहले बॉटम बनाने की जहां कोशिश कर रहा था उसके आसपास शायद इन्होंने लिया रहेगा, ऐसा मेरा मानना है, बट वो लोज भी टूट गए। पहले इसने 650 660 के आसपास 2-3 बार ओवरऑल अब यहां से बहुत पिटाई हो चुकी है। एक मल्टी लेवल करेक्शन, मल्टी क्वार्टर करेक्शन जो मुझे लगता था वो इसका पूरा है, तो मैं इनको नया लेने की तो राय नहीं दूंगा, बट जो ट्रेड में बने हैं इसको टाइम दें। थोड़ा लॉन्ग टर्म इनको थोड़ा 6 से 9 महीने से प्लस इनको देना पड़ेगा, तो आई थिंक इनका भाव भी आएगा और इनके थोड़े पैसे भी बनेंगे, बट इनको इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा। ओके, तो ये राय थी आरती इंडस्ट्रीज में। सरवन जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए। और आज के शो में 1-2 लोग ऐसे थे जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और स्टॉक बहुत नीचे चला गया, तो उनकी मदद कैसे की जाए बताओ? मतलब 3-3 गुना कैसे बढ़ाया जाए स्टॉक को? या पैटर्न ही नहीं कोई दिख रहा चार्ट पे। तो ये लोग ध्यान रखिए, जब हम लोग हमेशा रोज शो में कहते हैं कि जब भी आप कोई ट्रेड लें, भले वो इन्वेस्टिंग का ही ट्रेड हो, तो कहीं आप स्टॉप लॉस लगाएं। और मैंने कई बार कहा कि वो दिन चले गए, वो इतिहास की बातें कि लेके सो जाते थे लोग, 10 साल बाद जागते थे। अभी इंडस्ट्री डिसरप्शन में चली गई है तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अपने उसको तिमाही छमाही एक बार रिव्यू करते रहें कि आपने जो माल खरीदा उसकी स्थिति क्या है।